अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉलिटिक्स टुडे में एक बार फिर नासिर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। 2-3 रोज़ हमारी एब्सेंट हुई और वजह ये थी कि कराची में शदीद किस्म का थ्रॉट इन्फेक्शन और बुखार खांसी इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं। उसकी बड़ी वजूहत ये है, जब मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जो सीवरेज लाइन है, आपके खुले हुए गटर हैं और इनका पानी जब सड़कों पर बहता है और वो जो धूप पड़ने से सूखता है, सूखने के बाद गाड़ियाँ चलती हैं जो माशाल्लाह रोड भी कराची के मुंजो दाड़ों के ज़माने के हैं, तो वो जो डस्ट उड़ती है वो डस्ट लोगों की सांसों में जाती है और उसके बाद तरह तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। माशाल्लाह ये भी एक हमें पार्लिमानी निज़ाम का एक तोहफा है। आज बात करते हैं पार्लिमानी निज़ाम पे ही। हस्ब मामूल मेरे हमरा जनाब शेख अलाउद्दीन साहब हैं और शेख साहब से पहला सवाल मैं ये करता हूँ शेख साहब कि पार्लिमानी निज़ाम की इस सिस्टम की इब्तिदा बल्दियात से होती है, नीचे से होती है। हमारी सड़कें, हमारे रोड, हमारे कराची में हम जब देखते हैं तो उनका हाल बुरा है, करप्शन भी बहुत है। क्या कहते हैं इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम करम वाला है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमाए और मैं कोशिश करता हूँ कि जो कुछ भी पेश करता हूँ कोशिश करता हूँ सच हो। तो जहाँ तक नासिर साहब ने करप्शन की बात की, तो पार्लिमानी निज़ाम के हर निज़ाम में करप्शन है कि पार्लिमानी निज़ाम में ज्यादा करप्शन है। बात यह है हर निज़ाम में करप्शन है। पार्लिमानी निज़ाम में वज़ीर आज़म हाउस से लेके नीचे काउंसलर तक करप्शन है। मैं आज डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा आपको कि ये क्या है सिस्टम। बहुतों को पता भी है मगर हम पर जो गुजरी, हमने जो देखा, मैंने जो महसूस किया वो बयान करना चाहता हूँ। देखिए, पार्लिमानी निज़ाम में सबसे पहले इलेक्शन होता है कौमी असेंबली का। अब जब इलेक्शन अनाउंस होता है तो परेशानियां बढ़ जाती हैं कि वजीर आज़म लाने के लिए इतने मेंबर चाहिए। कोई नजरियाती पार्टियां नहीं है मुल्क में, सब एक ही नजरिए के हामी है कि इक़्तिदार पर कब्जा कर लो। नजरिया इक़्तिदार है और कोई नजरिया नहीं है। हमारे पिछले जमाने में नजरियाती पार्टी होती थी। आप कुछ भी कहें, कम्युनिस्ट पार्टी भी थी वो भी नजरियाती थी, जमा इस्लामी थी वो भी नजरियाती थी, जमीयत उलमा पाकिस्तान थी वो भी नजरियाती थी। जमीयत उलमा इस्लाम उस जमाने में जनाब मुफ्ती महमूद साहब के दौर में एक नजरियाती पार्टी थी जो आज नहीं है। सबका नजरिया इक़्तिदार होता है और जब इक़्तिदार तरफ बढ़ते तो दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है। पैसे लगाते हैं कि आज लड़ लो, शेख जी अगर जीत जाए तो लड़ा दो इनको, पैसे खर्च कर दो, मगर तय कर लो कि जीतने के बाद हमारे लिए क्या करेंगे आप, आवाम के लिए नहीं, हमारे लिए क्या करेंगे। इलेक्शन होता है, फिर प्राइम मिनिस्टर के चुनाव के लिए ग्रुपिंग शुरू हो जाती है, फिर कौम परस्त, मतलब परस्त सब इकट्ठा हो जाते हैं और इसमें लग जाते हैं कि ग्रुप बनाओ बड़ा, हम अपना वजीर आज़म लाएं, वो अपना वजीर आज़म लाएं, वो अपना वजीर आज़म लाएं। एक तो बड़ी बीमारी है कि वजीर आज़म फला सूबे का होना चाहिए, फला जबान का होना चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट एक जबान ना हो। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। ये मुल्क हमारा है,
ہمارا نظام ایک ہے, ہم ایک اللہ ایک رسول کو ماننے والے ہیں, ہماری قوم مسلمان ہے اور کوئی قومیت نہیں ہے. میں قومیت پہ بھی بات کروں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں میں قوم پرست ہوں, قوم پرست کس کو کہتے ہیں؟ تو کرپشن شروع ہو جاتا ہے. اب الیکشن آتا ہے تو غریب آدمی الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے. اتنے بڑے حلقے میں گاڑیاں, سامان ہے, بہت سی پوزیشن ہے, جھنڈے, بینر, یہ کہاں سے کرے گا؟ قرضہ لیتا ہے یا سرمایہ دار کو ٹکٹ دیا جاتا ہے, غریب کو ٹکٹ ملتا ہی نہیں, کہاں سے لڑے گا بیچارہ؟ کرتے کرتے کرپشن شروع ہے. چلیے وہ آیا, الیکشن ہو گیا قومی اسمبلی کا اور پرائم منسٹر بھی منتخب کر لیے گئے. اب شروع ہو جاتا ہے دوسرا کرپشن, وزارت کا. کیا میں وزیر ہونا چاہیے, فلاں وزیر ہونا چاہیے, اس کو وزیر بنایا جائے, کس کا وزیر بنایا جائے, بلدیہ کا کون سا وزیر ہوگا, صنعت کا کون سا ہوگا, خارجہ کا کون ہوگا, دفاع کا کون ہوگا, اچھی پوسٹیں کون سے. ایک چھینا جھپٹی شروع ہوتی ہے صرف اور صرف دولت کی خاطر. کاش لوگ ملک کی خاطر یہ باتیں کرتے ہیں, بے شک. کاش ملک کو مفاد سمجھتے کہ ملک ہے تو ہم سب ہیں, مگر نہیں کرتے. اس کے بعد مگر یہ جو شیخ صاحب آپ نے کہا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت موجودہ جو سیاست میں جو پارٹیاں شامل ہیں یا جو سربراہان شامل, کیا وہ ملک کے لیے مخلص نہیں ہے؟ وہ بھی مخلص ہے ملک کے لیے, وہ بھی ملک کے لیے ہی کام کر رہے ہیں. دعویٰ تو یہی ہوتا ہے نا کہ عوام کے لیے, ملک کے لیے ہی کام کر رہے ہیں. دیکھیے وہ تو دعویٰ کرتے ہیں جمہوریت, پارلیمانی نظام. کسی پارٹی میں کوئی جمہوریت میں نے دیکھی ہی نہیں. ہاں ایک پارٹی ہے, سچ یہ ہے کہ جمہوریت دیکھی ہے میں نے صرف جماعت اسلامی میں. ان کے امیر چینج ہوتے رہتے ہیں, ان کے امیر غریب کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے, ان کا علاقے کا مسئلہ نہیں ہوتا کہ پٹھان بنے گا کہ پنجابی, سندھی, بلوچی, مہاجر, کیا وہ کچھ نہیں. جو ان کے مجلس شورا فیصلہ کرتی ہے بن جاتا ہے, وہی چلایا جاتا ہے. کسی پارٹی میں نہیں ہے, پارٹیوں میں الیکشن نہیں کبھی ہوتے ہیں. جمہوری پارٹی نہیں ہے. جب پارٹی جمہوری نہیں ہے تو ملک میں جمہوریت کیسے ہوگی؟ نہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے اگر پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے, اس کے بعد اس کی اولاد, اس کے بعد اس کی اولاد, اس کے بعد اس کی اولاد اگر اس کو چلاتی ہے اور وہ اس قابل ہے کہ چلا سکتی ہے, تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ بھائی مجھے اعتراض نہیں, جمہوریت کو اعتراض ہے. جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا ہے, بادشاہت میں ہوتا ہے, ڈکٹیٹرشپ میں ہوتا ہے, ہوتا رہا ہے. بھائی دیکھیں بات یہ ہے, ظاہر ہے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے, اس کا بیٹا جو ہے وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ میرا بیٹا بھی ڈاکٹر بنے, کیونکہ میں نے جو تجربہ حاصل کیا ہے وہ اپنے بچے کو منتقل کر سکوں. تو آپ اس میں کیا برائی سمجھتے ہیں کہ اگر ایک پارٹی کا سربراہ اس کے بعد اس کے خاندان والے اس پارٹی کو چلاتے ہیں؟ ناظرین اس میں میرا خیال تو کوئی برائی نہیں ہے, چلائیں, جمہوریت ہے. دیکھیے جمہوریت اس کو کہتے ہیں, مثال کے طور پر اب لوگ کچھ بھی کہیں, کانگریس ہے انڈیا میں, اندرا گاندھی کو شہید کر دیا گیا, اس کے بعد ان کے بیٹے آئے, وہ بھی شہید ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے ایک اقلیت کا آدمی, یہاں ہمارے پاکستان میں اقلیت کہتے ہیں, سکھ برادری کا, جو سکھ برادری کے صدر بنے, وہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا, نہ ان کی کوئی بہت بڑی ٹیم تھی, نہ صوبے میں ان کا کوئی اثر تھا, مگر ہندوستانی تھے وہ, کہ ان کے ہندوستانی کا مسئلہ ہے. اچھی بات ہے, یہ ہمیں پاکستانی ہونا چاہیے, یہ بھی اچھی بات ہے. اور وہاں وہ 10 سال وزیر اعظم رہے. اس میں تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ نظریاتی ہے, سیاسی ہے, سماجی ہے. ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے. بھائی دیکھیں, یہ آپ کی جیسی سوچ رکھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ
40 और 50 साल तजर्बा रखने वाले सियासतदां, पार्टियों को चलाने वाले सियासतदां, वो जो है एक नौजवान के पीछे, क्योंकि उनके वो कायद के ख़ानदान में से है, या एक नौजवान जो है वो खातून के पीछे, जो भी हमारे मुल्क में सियासत हो रही है, तो वो ये एतराज़ करते हैं कि वो उनके पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं। तो भाई उनके पास एक ख़ानदानी मीरास है, उनके पास एक तजर्बा है, और वो सियासत करते रहे हैं, तो इसमें एतराज़ वाली तो बात मेरा नहीं ख्याल है होनी चाहिए। ऐतराज नहीं, उसूलों का मसला है। ऐतराज क्या है भाई? अब यहाँ हमारे यहाँ जो सियासी जमातों के सिस्टम है वो ये है कि एक बड़ी पार्टी नून लीग कहलाती है, तो उनके यहाँ सब शरीफजादे होते हैं, कोई दूसरा की पोस्ट पर नहीं पहुंच सकता है। ये गैर जमहूरी है। हमारे यहाँ पीपल्स पार्टी है, वो भी उसी रास्ते पर चल रही है जिस पर मुस्लिम लीग चलती है। हमारे यहाँ मौलाना फजल रहमान साहब है, उनके वालिद थे, अच्छे आदमी थे, बाउसूली आदमी थे, मुफ्ती महमूद साहब। उसके बाद उनके बेटे आ गए, उसके बाद उनके बेटे तैयार हो रहे हैं, असेंबली में आ गए। अच्छा शेख साहब, ये बताइए कि 1967 से लेके 1977 तक अराउंड तकरीबन 10 साल बनते हैं, और 68 में पीपल्स पार्टी फॉर्म हुई, तो 67 से लेकर 77 तक अर्सा 10 साल आप भुट्टो साहब के साथ मुस्तकिल रहे हैं। आपने उस दौर की सियासत भी देखी, उस वक्त के मामलात भी देखे, अपोजिशन में भुट्टो साहब का तर्ज अमल भी देखा, सियासत में भी भुट्टो साहब का तर्ज अमल देखा, फिर इख्तिदार में भी उनका तरीक़ेकार देखा, पॉलिसीज़ को भी आप जानते हैं। कभी भुट्टो साहब ने इस बात का तज़किरा किया कि सियासत में जो है औलादों को आगे आना चाहिए, इस तरह का उनकी सोच भी ऐसी ही थी क्या? असल बात है, पीपल्स पार्टी का सिस्टम ही अलग था। देखिए, कोई और पार्टी उसके मुकाबले में नहीं है, आज भी नहीं है। भुट्टो साहब ने एक नजरिया दिया, एक नारा दिया, उसका उन्होंने भुगतान उठाए, कम्युनिस्ट कहलाए, खुदा को न मानने वाला कहा गया, दहरिया उन्हें कहा गया, 114 आलम ने फतवा दे दिया, और भुट्टो साहब ने बहुत बड़ी एक नजरिया दिया, एक आयन दस्तूर दिया, और वो भी मुत्तफका दस्तूर दिया। उसके बाद उनकी इतनी खिदमत है, फर्स्ट टाइम अपनी जिंदगी वो आए थे कि उसे खानदानी नहीं कहेंगे। जाहिर उनकी बेटी मैदान में आ गई, इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए और लोग तैयार नहीं थे, जो तैयार थे आगे आए, उनका खानदान आगे आ गया, हम सब उनके साथ थे, उनको भी शहीद कर दिया गया, उनके बेटों को शहीद कर दिया, हत्ता कि भुट्टो फैमिली को खत्म ही कर दिया गया। अब हम खानदानी नहीं कहते पीपल्स पार्टी को, इसलिए कि वो दूसरा खानदान है, भुट्टो खानदान नहीं है, उसूली तौर पर, कानूनी तौर पर, शरई तौर पर। लेकिन आप ये समझते हैं कि खानदानी सियासत होना चाहिए, जैसे मरियम नवाज शरीफ या मरियम सफदर कर रही है सियासत? ये तो बगैर कुर्बानी दिए हुए अपने दौलत के बलबूते पर बातें कर रही हैं, लीडर हो गई हैं, पैसे से लीडर हो गई हैं। ऐसा नहीं है, ये गलत कर रहे हैं। मुल्क को जमहूरियत में रखना है तो पार्टी में जमहूरियत होना चाहिए, पार्टियों में इलेक्शन होना चाहिए, वो मुंतखब हो, उन्हें सरबराह बनना चाहिए, तो फिर पार्लियामानी निज़ाम अच्छा भी लगता है। अच्छा, फिर ये बताइए, चलिए हम थोड़ा सा, क्योंकि हमने नाज़रीन जो अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा की थी वो मैंने बल्दियाती निज़ाम की ज़ुबू हाली का शिकवा करते हुए की थी कि जो हमारे यहाँ ख़ास तौर पर कराची, तो आपको पता है कि कई साल से सिसक रहा है, बल्कि सालों साल से। आप कहें कि कराची का हाल तो कराची में रहने वाले ही जानते हैं, कराची से बाहर रहने वाले भी जानते हैं, और जो लोग कराची में आते हैं वो भी जानते हैं। कराची का बल्दियाती निज़ाम इंतहाई तबाह है, बड़े बड़े फंड भी मिलते रहे हैं माजी में भी। आपका इस बारे में कोई तजर्बा है? देखिए, मैं इसको थोड़ा और आगे ले जाना चाहता हूँ, ऊपरी सतह पर।
सब कुछ ये सूबाई असम्बलियों में भी ऐसे ही होता है, यही करप्शन है, यही काम कराए जाते हैं, यही दाखिलों के पैसे ले लेते हैं, ये सर्टिफिकेट, हर चीज का पैसा चाहिए यहाँ, बगैर पैसे तो कोई चीज नहीं मिलती है। अगर मौत भी किसी को देनी है तो वो भी पैसे खर्च होते हैं, जब पैसे देते पर वो मारता है। यहाँ तो हर चीज के लिए साथ में खबर भी पैसा खर्च करके ही मिलती सर, है। हर चीज पैसे के बगैर यहाँ कुछ नहीं होता है। जहाँ तक करप्शन का ताल्लुक है, मैं एक वाकया सुनाऊंगा आपको। पीपल्स पार्टी ने उस जमाने में यहाँ मशावती काउंसिल बनाई बेनजीर साहिबा ने, क्योंकि बलदियाती सिस्टम नहीं था, उन्होंने फौरी तौर नामजद किए लोग, उसमें हम भी बदकिस्मती से शामिल हो गए और मशावती काउंसिल का काम शुरू हो गया। एक महीना गुजरने के बाद दूसरे महीने में जो इंस्पेक्टर होता है इलाके का, सफाई का, कचरे का, तमाम चीजों का, वो हमारे पास रजिस्टर लेके आया। उसका नाम इनायत था। कहने लगे साहब मैं रजिस्टर लाया हूं, तो मैंने कहा भाई मुझे तो पता नहीं था, मैं तो तजुर्बेकार आदमी नहीं था। मैंने कहा रजिस्टर का मैं क्या करूंगा भाई? कि साहब नहीं, वो आदमी जो ड्यूटी करते हैं उनकी हाजिरी लगती है, तो उसके ऊपर सिग्नेचर आपके भी चाहिए, आप भी सिग्नेचर करें। मैंने जब रजिस्टर खोला तो उसमें पैसे भी रखे हुए थे। तो मैंने कहा कि भाई ये ऐसा भी पैसे उठा लें आप। अरे सर आप तो अभी नए आए हैं, ये सिर्फ 3500 रुपए हैं, ये तो जाते उस जमाने में बहुत होते होंगे, बहुत 3500 थे, और कि हर महीने ये तो सिस्टम है। 75 हमारे यहाँ मुलाजिम है, 30 आते हैं ड्यूटी पर, बकिया को भी कुछ परसेंटेज पर उन्हें पैसे घर पे पहुंचा देते हैं, उनकी मुलाजमत जारी रहती है, तनख्वाह में से बकिया हम लोग तकसीम कर लेते हैं, आपका भी हिस्सा है, आप भी ले लीजिए। मुझे हैरत हुई कि अभी खुद देखा कि करप्शन इतने नीचे तक चला गया है कि सफाई करने वाला काम नहीं कर, ड्यूटी पे नहीं आता है तो गैर हाजिरी नहीं लगेगी, तनख्वाह पूरी मिलेगी, तकसीम हो जाएगी, उसमें सब सियासी गैर सियासी सब शामिल है। और हुआ ऐसा देखा, तो रो पर कमीशन लेते देखा। मैं नाम बता सकता हूँ, कुछ लोग दुनिया से जा चुके हैं, अब मरने के बाद क्या किसी का नाम लें। ठीक कह रहे हैं आप, सूरत हाल तो बड़ी गंभीर है। और ये आपने तो 25-30 साल पुरानी बात बताई है। अब तो नाजरीन ये है कि जैसे शेख साहब कह रहे थे कि 30 स्वीपर हाजिर होते थे, 40-45 गैर हाजिर होते थे, अब तो 100% गैर हाजिरी की बात करें। अब तो इस कदर बेईमानी है कि बस तौबा कर जाइए, इसके अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आता। और ये पार्लिमानी निज़ाम का तोहफा है। तो शेख साहब एक बात और भी मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जो इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, मौजूदा जो सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल में हम बार बार गुफ्तगू करते रहे कि सदारती निज़ाम मुल्क के लिए बेहतर है, निज़ाम बिल्कुल पार्लिमानी निज़ाम नाकारा हो चुका है। तो आप क्या समझते हैं कि इसको कोई ऐसा पैडल शिफ्टर है कि जिससे जरिए फौरी तौर पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, ये लोग या आवाम इसको? देखिए हो तो सब कुछ सकता है, कुछ और बातें बाकी थी वो पहले सुना दूं आपको। खाली ये जमादार का किस्सा सुनाया मैंने। आजकल आप देखिए 4 DMCयां हैं या 6 हैं या 7 हैं, आपको मुलाजमत करते हुए वहां 10 नहीं मिलेगा, कोई दफातर खाली हैं, कुर्सियां खाली हैं, तनख्वाह आ रही है, तनख्वाह सबको मिल रही है, वजीफा भी चल रहा है, जो होता था वही होता है, रोड भी बनते हैं, जमीन पर नहीं बातों में बनते हैं, बातों में खत्म हो जाते हैं। रोड वही टूटे पड़े हुए हैं, वही हल्का ऐसा पड़ा हुआ है। आप आके देखें, मैं तो मलिर में रहता हूँ, मलिर कॉलोनी जिला कोरंगी में। मैं देखता हूँ ना कि साल गुजर गई, साल का उतना फंड आया, करोड़ों रुपए आता है, चला कहाँ जाता है? कभी उसको इंक्वायरी, मैं ये मुतालबा करता हूँ कि तमाम इंक्वायरियां कराई जाएं, कम से कम 6 महीने से।
एक साल से कि इतना पैसा दिया गया वो कहाँ लगा है, हर चीज सामने आ जाएगी। हैरत कुन बात है कि वो छुट्टी लेके चले जाते हैं हाँ, अपने ऐसे- गांव और 3 महीने के बाद आए, तनख्वाह पूरी लेते हैं, हाजिरी भी पूरी लगती है, रजिस्टर पर सिग्नेचर हो जाते हैं। हद है, तबाही बर्बादी हमारे मुकद्दर में है, पता नहीं क्या। और शहर कराची का मैं वासी हूँ, तो शहर कराची में जुल्म, इंतहा जुल्म चीज हो गई। तनख्वाहें जा रही है, काम करने वाले आदमी नहीं है। डीएमसी में इतने 100 आदमी हैं, अंदर चले जाए 2-4 आदमी मिलेंगे, अफसरान मिलेंगे, वो भी कहीं मीटिंग में गए हुए हैं। एक अफरा तफरी है, लाकानूनियत है। सूबाई गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी बदनामी से बचें, सख्ती करें, इंक्वायरी करें, उनको देखें। केडी की हालत देखें आप डीएमसी का किस किस के क्या, वाटर बोर्ड का आप हालत देखें। आप एक नहीं, जितनी भी चीजें हैं सब में इसका हल क्या है? इसका हल सिर्फ एक है कि ईमानदारी होना चाहिए। ईमानदारी कैसे आएगी? ईमानदारी डिक्टेटर ला सकता है, इलेक्शन से ईमानदारी नहीं आ सकती, क्योंकि इलेक्शन से तो वोट भी पैसे से लिया जाता है। तो ईमानदारी कहां से होगी? उन्होंने पैसा लगाया, खर्च किया है, वो पैसे कवर कैसे होंगे? जमहूरियत हो, डिक्टेटर हो, खुदा करे ईमानदार हो, इंसाफ करे, जो पैसा आए वो पैसे जिसके लिए आए वहां खर्च किया जाए। ये नहीं कि जेबों में चला जाए। अंधेर नगरी चौपट राजा, सब लोग एक आदमी, खुदा गवाह, एक कांस्टेबल बड़ी ड्यूटी देने आता है, को देखा मैंने, वो गाड़ी लेकर सुबह खड़ा हो जाता है। तो एक साहब कह रहे कि शेख साहब पता है ये ट्रैफिक पुलिस का अफसर है, कैसे टाइम से आता है? मैंने कहा तो अच्छी बात है, ड्यूटी कर रहा है, टाइम से आता है, गायब नहीं है। कि वो इसीलिए गायब नहीं है कि यहाँ पैसे कमाएंगे, पकड़ेंगे, चालान करेंगे, कागज पूछेंगे, तो पैसे मिलेंगे, शाम तक ये भर के ले जाएगा। ये चीज है, ये निचली सतह की चीज है, बुरा न माने लोग। सच यही है कि हम सब बर्बाद हो गए, हम सब बेईमान हो गए, हम सब चोर हो गए। कोई एक तबका चोर, हम सब चोर हैं। जिसको मौका नहीं मिला वो शरीफ आदमी है। भाई शेख साहब, इस बात से आपकी मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा कि सब चोर हैं। अवाम तो खुद परेशान है और अवाम इस बात का शिकवा करती है, आम आदमी शिकवा करता है। अगर वो चोर हो तो वो शिकवा क्यों करे? मैंने कहा चोर जो इख्तियार कुर्सी पर होगा वही चोर होगा ना, आवाम थोड़ी चोर होगी। ये आवाम जो शिकवा करते हैं सही करते हैं, आवाम चोर तो नहीं है, मगर जो कुर्सी पर बैठा जो चोर है। अगर मैं यहाँ सरकारी सियासी आदमी बन के यहाँ नामजद कर दिया जाऊं और मैं ही चोरी करने लगूं तो फिर क्या बनेगा? मुल्क सुधारिए, बचा लीजिए मुल्क को। हर जगह लसानियत, फिरकावारियत, इलाकाइयत तबाह कर दिया इन चीजों ने। फला जगह फला होना चाहिए, फला जगह फला होना चाहिए। भाई शेख साहब, बात तो आपकी दुरुस्त है। कौन संभालेगा मुल्क, कौन सुधारेगा? सिस्टम बदलने से मुल्क सुधर जाएगा? सिस्टम तो बदला, मौजूद सिस्टम बदला, मुल्क सुधर गया। सिस्टम बदलने का ईमानदार आदमी सिस्टम बदलने वाला भी होना चाहिए। जो सिस्टम में आए वो भी ईमानदार हो, जो इंसाफ करे। अब ये ईमानदार कहां से होगा? अदलिया सही फैसले करने लगे, सजाएं मिलने लगे, लोग सीधे हो जाएंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। नाजरीन, इसके साथ साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, लेकिन एक बात जरूर है सोचने की, समझने की। हम जिस मुल्क ममलिकत खुदादार पाकिस्तान में रहते हैं, जिसके बासी है, जो हमारी मट्टी है, जो हमारी ज़मीन है, जिसमें हमें दफन होना है, जिसमें हमारी नस्लों को परवान चढ़ना है,
माशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया में एक अहम मकाम रखता है, ख़ास तौर पर इस वक्त जो कारनामे पाकिस्तान की ममलिकत की तरफ से, रियासत की तरफ से हो रहे हैं, उसमें दुनिया में पाकिस्तान की अहमियत बढ़ती ही चली जा रही है। लेकिन अगर इंतज़ामी एतबार से देखें तो हम अफ्रीका के गए तरीन मुल्क से भी गए गुजरे हैं। बुनियादी वजह करप्शन, बुनियादी वजह बदइंतज़ामी और बुनियादी वजह घटिया सड़ा हुआ पार्लिमानी निज़ाम। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।